स्वागत है आपका आयुष्मान क्लासेस में और आप देख रहे हैं अभिलाष जी। आज हम लोग चैप्टर 2 जिसे हम पुष्पों में लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं, चैप्टर 2 आज स्टार्ट करें जिसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में पुष्पों के लैंगिक जनन के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें पुष्पों के लैंगिक अंग के बारे में जानना होगा। पुष्पों का लैंगिक अंग, पौधों का लैंगिक अंग क्या होता है? पुष्प होता है। तो एक टिपिकल एक पुष्प की संरचना को मैं बना के आपको दिखा रही हूँ कि उसमें उसके जननांग कौन से हैं। चलिए देखते हैं। एक टिपिकल पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। ये आवृतबीजीय पुष्प की मैं फोटो बना रही हूँ, फिगर बना रही हूँ। एक आवृतबीजीय पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला चक्र होता है, दूसरा चक्र पंखुड़ी के रूप में होता है, तीसरा चक्र और एक चौथा चक्र होता है। चौथा चक्र, ये 4 चक्र पुष्प में जनरली पाया जाता है। पहले चक्र को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में हम कैलिक्स कहते हैं। दूसरा जो चक्र होता है उसे हम दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? दलपुंज कहते हैं। इसे इंग्लिश में कॉरोला कहा जाता है। तीसरा जो चक्र होता है इसे हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं। और जो चौथा चक्र होता है उसे हम स्त्रीकेसर कहते हैं। स्त्रीकेसर, या इसको पुमंग भी कहा जाता है और इसको जयांग भी कहा जाता है। इंग्लिश में पुंकेसर को एंड्रोएशियम, पुमंग को, और स्त्रीकेसर जयांग को गायनोएशियम कहा जाता है। तो एक जो आवृतबीजीय पुष्प होते हैं उसमें 4 चक्र पाए जाते हैं, 4 होल्स पाए जाते हैं। पहले को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, दूसरे को दलपुंज कहते हैं, तीसरे को पुमंग कहते हैं और चौथे को जयांग कहते हैं। तो आप देखोगे कि नीचे के जो दलपुंज हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इन दोनों को हम सहायक अंग कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? सहायक अंग कहते हैं। सहायक अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पुष्पों में लैंगिक जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन करने में ये सहायता करते होंगे, इसलिए इनको सहायक अंग कहा जाता है। और ये जो दोनों हैं, जयांग और पुमंग, इनको हम कहते हैं लैंगिक अंग। इनको हम क्या कहते हैं? लैंगिक अंग। तो लैंगिक अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पुमंग जो होता है उसे हम नर जनन अंग कहते हैं और जयांग जो होती है उसे हम मादा जनन अंग कहते हैं। तो पुमंग को, पुंकेसर को हम क्या कहते हैं? नर जनन अंग। इसको हम नर जनन अंग कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे? मादा जनन अंग। मादा जनन अंग। तो इस तरीके से पुष्पों में 4 चक्र पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जयांग। अब हम बात कर लें, बाह्य दलपुंज भी किसी पौधे में, किसी भी पुष्प में एक नहीं होता है, वो समूह में पाए जाते हैं। तो समूह को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। और जब एक की बात करेंगे तो वो उसे हम कहते हैं सेपल। जब एक की बात कहेंगे तो हम उसे कहेंगे सेपल। दलपुंज, जिसे हम पंखुड़ी भी आम भाषा में कहते हैं, दलपुंज भी बहुत सारे होते हैं। पंखुड़ियां भी किसी पुष्प में बहुत सारी होती हैं। और जब हम एक की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं पेटल या पंखुड़ी। पेटल को पंखुड़ी भी कहा जाता है, तो पेटल कहेंगे। एक बाह्य दलपुंज को सेपल कहते हैं और एक बाह्य दलपुंज को पेटल कहते हैं। इकाई, बाह्य दलपुंज की इकाई को सेपल कहते हैं और दलपुंज की इकाई को हम क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। ऐसे ही पुमंग नर जनन अंग है, तो वो भी बहुत सारे संख्या में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं। जब हम एक की बात करते हैं तो पुंकेसर, तो पुमंग की इकाई को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर। और चौथा जो चक्र है उसे हम जयांग कहते हैं, जो कि मादा जनन अंग है। और मादा जनन अंग की इकाई को हम क्या कहते हैं? तो स्त्रीकेसर कहते हैं। तो इस तरीके से एक पुष्प में ये 4 चक्र पाया जाता है। अब देखिए, जो बाह्य दलपुंज होता है जनरली उसका रंग जो होता है वो हरा होता है। बाह्य दलपुंज का रंग क्या होता है? हरा होता है। लेकिन कभी कभी ये दूसरे रंग में भी कुछ पुष्पों में ये पाया जाता है, रंगीन होता है, हरा छोड़ के। तो जब ये रंगीन होगा
तो ये किसके जैसा होगा? पंखुड़ी के जैसा दिखने लगेगा। तो जब ये रंगीन होगा, पंखुड़ी के जैसा दिखने लगेगा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेटेलॉइड। इसे हम कहते हैं पेटेलॉइड कंडीशन। जब सेपल हरा होगा तो सेपल कहलाएगा, लेकिन जब वो रंगीन हो जाएगा तो पंखुड़ी के जैसा दिखने लगेगा, पेटल के जैसा दिखने लगेगा, तो इसे हम कहते हैं पेटेलॉइड। वैसे ही जो दलपुंज होता है वो रंगीन होता है। दलपुंज जनरली क्या होता है? रंगीन होता है। लेकिन जब ये हरा दिखता है, कभी कभी ये हरा हो जाता है, तो जब ये हरा रहेगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सेपलॉइड। सेपल के जैसा। जब ये सेपल के जैसा होगा तो इसे हम सेपलॉइड कहेंगे, और जब सेपल पेटल के जैसा होगा तो इसे हम पेटेलॉइड कहेंगे। तो ये कंडीशन हमें पौधों में देखने को मिलता है। पौधे भी एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। किसी किसी पुष्प में दोनों अंग उपस्थित होता है और किसी किसी पुष्प में एक अंग उपस्थित होता है। तो जब किसी पुष्प में चारों चक्र उपस्थित होंगे, जब किसी पुष्प में ये चारों चक्र उपस्थित होंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर, पूर्ण। इसको हम कहते हैं पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प कहते हैं, पूर्ण पुष्प। और जब चारों में से कोई एक अनुपस्थित हो, तो चारों में से दलपुंज और बाह्य दलपुंज तो होगा ही होगा, कोई एक स्त्री केसर या पुंकेसर, या तो जयांग नहीं तो पुमंग, कोई एक अनुपस्थित हो, तो इस तरह के पुष्प को हम अपूर्ण पुष्प या इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, या इसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अपूर्ण पुष्प। तो बहुत बार पूछा जाता है कि पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, अपूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, व्हाट इज कंप्लीट फ्लावर एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट फ्लावर। तो आप जान गए कि जब चारों चक्र किसी पुष्प में उपस्थित हो तो उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, और चारों में से कोई एक जनन अंग उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। अब जो कंप्लीट फ्लावर होगा उसे हम क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी कहेंगे। जो फ्लावर कंप्लीट होता है, जो पुष्प कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं, यानी कि चारों चक्र उसमें उपस्थित है, स्त्री केसर भी उपस्थित होगा, पुंकेसर भी उपस्थित होगा, यानी कि दोनों नर जनन अंग और मादा जनन अंग उपस्थित है। तो जब दोनों जनन अंग उपस्थित होंगे तो इस प्रकार के पुष्प को हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहेंगे, है ना। और जब सिर्फ एक अंग उपस्थित होगा, एक जनन अंग, या तो स्त्री केसर या तो पुंकेसर, तो इस तरह के जो इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर एक लिंगी होते हैं। द्विलिंगी में हम अड़हुल का पुष्प देखते हैं, अड़हुल का फूल, और एक लिंगी में हम पपीता देख लेते हैं। पपीता जो है वो एक लिंगी पुष्प होता है। तो इस तरीके से पुष्प भी द्विलिंगी और एक लिंगी हो सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा डीपली चलते हैं कि ये जो स्त्री केसर है और जो पुंकेसर है, इसके अंग को हम लोग थोड़ा डीपली देखते हैं कि इनके कितने अंग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक पुमंग की रचना देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो एक पुमंग जो होता है वो इस तरीके से होता है, जिसको नर जनन अंग कहते हैं। ये हमारा नर जनन अंग है, नर जनन अंग। इसके दो पार्ट होते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम तंतु कहते हैं, इंग्लिश में इसको फिलामेंट कहा जाता है। नीचे वाले पार्ट को हम तंतु कहते हैं, इंग्लिश में इसको फिलामेंट कहा जाता है। ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश के अंदर में ही पराग का निर्माण होता है। तो नर जनन के दो मुख्यतः पार्ट होते हैं, तंतु जो कि आधार से जुड़ा होता है, और परागकोश जिसके अंदर परागकण का निर्माण होता है। परागकण ही क्या होता है? तो नर युग्मक अपने अंदर रखता है। और मादा जनन अंग का आपने बता रही हूँ फिगर कैसा होता है, मादा जनन अंग। तो आपने देखा मादा जनन अंग ऊपर की तरफ थोड़ा चौड़ा, बीच में और नीचे की तरफ बहुत चौड़े पार्ट से जुड़ा होता है। मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं इसके। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र, इंग्लिश में इसको स्टिग्मा कहा जाता है। बीच वाले पार्ट को हम वर्तिका कहते हैं, इसको स्टाइल कहा जाता है। और नीचे वाले पार्ट को हम अंडाशय कहते हैं, इंग्लिश में इसको ओवरी कहा जाता है।
ओवरी के अंदर में एक रचना होती है जिसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसको हम बीजांड कहते हैं, बीजांड, या इंग्लिश में इसको ओव्यूल कहा जाता है। तो परागकोश के अंदर में नर युग्मक का निर्माण होता है और बीजांड के अंदर में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो ये नर जनन अंग पुष्प के और ये मादा जनन अंग पुष्प के। अब हमें इसके बाद पढ़ना है निषेचन की घटनाओं के बारे में। मैं पहले ही चैप्टर में बता चुकी हूँ कि लैंगिक चयन की मुख्यतः 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में हमने बात किया था कि युग्मकों का निर्माण होगा युग्मक जनन के अंतर्गत में। तो युग्मकों का निर्माण हमें यहाँ पढ़ना है। पहले नर युग्मक का निर्माण हम देखेंगे नर युग्मक जनन के द्वारा, और फिर मादा युग्मक का निर्माण देखेंगे मादा युग्मक जनन के द्वारा। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और कहाँ होता है। इसके लिए हमने पहले ही से ये फिगर आपको बता दिया है, क्योंकि हमें नर युग्मक के निर्माण की बात हमने की तो नर जनन अंग को जानना जरूरी है। तो पौधों में लैंगिक जनन और ये नर जनन अंग है। तो नर जनन अंग के आपने देखा कि जो परागकोश होता है, नर जनन अंग का जो परागकोश होता है उसी के अंदर पराग का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर में क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर युग्मक जनन देखेंगे। आज का टॉपिक एक्चुअली हमारा रहेगा युग्मक जनन, इसको बोलते हैं नर युग्मक जनन, नर युग्मक जनन। और नर युग्मक जनन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इंग्लिश में कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस। नर युग्मक जनन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपका जो ये नर जनन अंग है इसके 2 भाग होते हैं, परागकोश और तंतु। परागकोश में ही पराग का निर्माण होता है, तंतु आधार से जुड़ने में मदद करते हैं। परागकोश को हम अगर देखें, परागकोश क्या है, परागकोश एक द्विपालिक रचना होती है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, इसको द्विपालिक रचना कहते हैं। पॉइंट वाइज इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। परागकोश क्या होती है, एक द्विपालिक रचना होती है। परागकोश के अंदर पराग का निर्माण हमें देखना है कि कैसे होता है, तो उसे काट के देखना पड़ेगा। तो अगर हमें परागकोश को काट के देखें ट्रेस इसका, तो ये परागकोश जो होता है वो अंदर में चतुष्फलकीय रचना होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है परागकोश का। कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल, ये चतुष्फलकीय रचना होती है, चतुष्फलकीय रचना होती है। इसको इंग्लिश में हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। और 4 फलक इसमें पाया जाता है, और हर एक फलक को हम लोग यहाँ पे इसको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। इसको हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। 4 फलक होता है और हर एक फलक को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इंग्लिश में इसको माइक्रोस्पोरेंगियम कहा जाता है। तो परागकोश क्या होती है, द्विपालिक रचना होती है, काट के देखेंगे तो चतुष्फलकीय रचना दिखाई देती है। और हर एक फलक को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंगियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंगियम जो होता है वो बहुत सारे संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है। माइक्रोस्पोरेंगियम क्या होता है, संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है। इसके हम थोड़ा इसको भी जूम करके देखते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं। क्या होता है, एक फलक को सिर्फ हम देखते हैं, यहाँ पे एक फलक को निकाल के देखते हैं कि इसमें क्या होती है। तो एक फलक जो होती है वो 2 अस्तरों से, 2 कोशिकाओं से बनी होती है। एक को हम कहते हैं, बाहर की कोशिका को हम कहते हैं इपिडर्मिस, इसको हम क्या कहते हैं, इपिडर्मिस। और जो अंदर की कोशिका होती है इसको हम कहते हैं डर्मिस। अंदर की कोशिका होती है इसको हम क्या कहते हैं, डर्मिस। 2 स्तरों से बनी होती है लघु बीजाणुधानी। बाहर के स्तर को हम इपिडर्मिस कहते हैं, अंदर के स्तर को हम क्या कहते हैं, डर्मिस। अब डर्मिस जो होता है उसके अंदर माइटोसिस की क्रिया होती है, समसूत्रीय विभाजन होती है और बहुत सारे कोशिकाओं के स्तरों का निर्माण ये करती है। डर्मिस की कोशिकाएं विभाजित होकर 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। अब इसके बाद में ये स्तर बना लें। डर्मिस की जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित होकर 2 स्तरों का निर्माण करती है, 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। एक जो बाहर का स्तर है इसको तो एपिडर्मिस हम कहते ही हैं। अंदर डर्मिस 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। कुछ कोशिकाएं इसमें बड़ी हो जाती हैं
एक को हम कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल। पहले प्रकार की कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल। और एक कुछ कोशिकाएं उसमें आकार में वृद्धि कर लेती हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसको लघु बीजाणु कोशिका कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका, लघु बीजाणु कोशिका। तो प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका और प्राइमरी पेराइटल सेल दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, डर्मिस की कोशिका। अब प्राइमरी पेराइटल के सेल के अंदर में लगातार समसूत्री विभाजन होते रहता है और प्राइमरी पेराइटल सेल 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। एपिडर्मिस को लेके ये 4 स्तरों में विभाजित हो जाती है और ये आपका परागभित्ति का निर्माण करती है। तो बाहरी स्तर को हम एपिडर्मिस तो कह ही रहे हैं, एपिडर्मिस पहले से ही है। अंदर में 3 और स्तरों का निर्माण होता है, 3 स्तरों का निर्माण होता है, यानी कि कंप्लीट 4 स्तर का निर्माण होता है परागभित्ति के अंदर में। तो इसको हम कहते हैं परागभित्ति, इसको हम कहते हैं परागभित्ति, या इंग्लिश में इसको कहते हैं हम एंथर वॉल, इसको हम क्या कहते हैं, एंथर वॉल। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है जिसे प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका कहते हैं, ये लघु बीजाणु कोशिका आकार में बड़ी वृद्धि कर लेती है और वृद्धि करके ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य वर्णन कर देती है। इसे हम कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ कोशिका। जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनके अंदर कौन सा विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री। अर्धसूत्री को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मियोसिस। और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात आपको पता है कि 4 पुत्री कोशिका यानी कि 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। तो एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण करेगी। इसको हम कहते हैं लघु बीजाणु कोशिका। एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु कोशिका यानी कि माइक्रोस्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती हैं। और इसे हम इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु कोशिका के बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु कोशिका बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब ये लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण हो गया। इसके बाद लघु बीजाणु जनन के पश्चात तो लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण हुआ, अब लघु युग्मक जनन होगा। अब ये लघु युग्मक जनन कब होगा, जब लघु बीजाणु कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होगा। तो नर युग्मक का निर्माण कब होगा, जब परागन की क्रिया के पश्चात ये लघु बीजाणु कोशिका को ही हम परागकण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परागकण, पॉलन कहते हैं। और परागन क्रिया के पश्चात जब पराग पुष्प के जो मादा जनन अंग है उसके वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, नर जनन अंग से मादा जनन अंग के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो वर्तिकाग्र पे जो लघु बीजाणु कोशिका होती है उसमें लघु युग्मक जनन होता है और इसके पश्चात नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इसको देखने के बाद हम पहले एक लघु बीजाणु कोशिका का एक टिपिकल स्ट्रक्चर आपसे मैं डिस्कस करूंगी कि एक लघु बीजाणु कोशिका एक परागकण का संरचना होता कैसे है। तो चलिए देखते हैं, ये आप लोग नोट कर लोगे, स्टेप समझोगे, बहुत सिंपल है, वैसे बहुत टफ है लेकिन बहुत सिंपल है। इसको बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। परागकोश क्या है, एक द्विपालिक रचना है। अंदर में परागकोश एक चतुष्फलक की रचना होती है। हर एक फलक को लघु बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंगियम कहते हैं। लघु बीजाणुधानी 2 तरह की कोशिकाओं से बनी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। बाहरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं, अंदरी सतह को हम डर्मिस कहते हैं। डर्मिस की कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि कर लेती हैं और 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। एक को हम प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं, दूसरे को हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स को प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका कहते हैं।
से ही लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण होना है, लेकिन प्राइमरी प्राइटल सेल अपने अंदर कोशिका विभाजन करती है माइटोसिस क्रिया के द्वारा और 3 स्तरों का निर्माण करती है। कुल मिला के 4 स्तर होते हैं जो हमारे परावृत्ति का निर्माण करती है। और जो प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिका होती है वो मातृ कोशिका का कार्य करना प्रारंभ करती है। प्राथमिक जो लघु बीजाणु कोशिका है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का कार्य करना प्रारंभ करती है और इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये आपका लघु बीजाणु जनन समाप्त होता है। अब हम लोग एक टिपिकल परागकण की संरचना देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। बाय।